हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है यतिन गुप्ता और इस कोर्स के अंदर मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी फॉर गेट एंड ईएसई एस्पिरेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैश एनालिसिस को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने प्रोसीजर देखा मैश एनालिसिस का, किस तरीके से नंबर ऑफ मैशेस काउंट किए जाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, क्या डिफरेंस होता है मैश और लूप के अंदर, और किस तरीके से केवीएल इक्वेशन लिखी जाती है किसी भी पर्टिकुलर मैश के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें काफी डिटेल में हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ओके, तो आई होप कि केवीएल इक्वेशन लिखना आपको ढंग से आ गया होगा, नंबर ऑफ मैशेस कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और किस मैश को काउंट में आपको इग्नोर करना है ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है कि किसी मैश का करंट आपको ऑलरेडी मालूम हो, तो उस कंडीशन में आप उसे मैश काउंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं, जिसके अंदर मैं इसका दूसरा टॉपिक कवर करूंगा विच इज नोडल एनालिसिस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। बेसिकली जो भी सर्किट्स आप सॉल्व करोगे पूरे नेटवर्क थ्योरी के अंदर या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट ही हम यूज करते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 80% टाइम अगर आप किसी सर्किट को सॉल्व करोगे तो आप नोडल एनालिसिस का वहां पर यूज करने वाले हो, क्योंकि वो एक सिंपल एनालिसिस वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नोडल एनालिसिस का प्रोसीजर, किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे एक सर्किट के अंदर। चलिए, तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द सर्किट। जैसे मैश एनालिसिस में हमने सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, टोटल नंबर ऑफ मैश फाइंड करते थे, उसी तरीके से नोडल एनालिसिस के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे जो कि सर्किट में प्रेजेंट है। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, असाइन वोल्टेज एट ईच नोड एंड वन ऑफ द नोड विल बी टेकन एज द रेफरेंस नोड and the reference node potential should be equal to the ground potential. It implies 0 volts. तो सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो पता कर लिए कितने हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उन सभी नोड्स में से एक ऐसा नोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप रेफरेंस नोड मानोगे, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो हमेशा रेफरेंस लेकर दिया जाता है। ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट का कोई भी वोल्टेज नहीं होता, वो उस पॉइंट का वोल्टेज डेफिनेटली किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद उसका पोटेंशियल हम ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल मानकर चलते हैं। इसका मतलब उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, डेवलप द केसीएल इक्वेशंस फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड। तो दो तरह के नोड्स हो गए, एक नोड तो आपने सेलेक्ट किया रेफरेंस नोड जिसका पोटेंशियल आपने 0 वोल्ट के इक्वल मान लिया, और दूसरे जितने भी नोड्स प्रेजेंट हैं सर्किट के अंदर उन्हें हम कहते हैं नॉन रेफरेंस नोड। ठीक है, उन नॉन रेफरेंस नोड पर आप केसीएल इक्वेशन लिखोगे। केसीएल इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था किरचॉफ्स करंट लॉ, कि किसी भी नोड पर जितने भी इनकमिंग या आउटगोइंग करंट्स हैं उन सभी करंट्स का जो सम होता है अलजेब्रिक सम, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो जितने भी नॉन रेफरेंस नोड होंगे उन पर जितने भी करंट्स होंगे इनकमिंग या आउटगोइंग, उनका सम हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में बाय सॉल्विंग द केसीएल इक्वेशंस वी गेट द नोड वोल्टेजेस। ठीक है, अब उन केसीएल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम उन जितने भी नॉन रेफरेंस नोड हैं उनके अननोन वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है नोडल एनालिसिस का। ओके, total number of equations required to solve a network with the help of nodal analysis is given by En equal to n minus 1। ठीक है, जहां पर कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स को। अब जैसे एक फॉर्मूला हमने मैश एनालिसिस के अंदर देखा था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस आपको मैंने बताई थी कि किस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस रिक्वायर्ड इक्वल टू बी माइनस ऑफ कोष्टक में n माइनस 1 था। यहाँ पर फॉर्मूला है En इक्वल्स टू ओनली n माइनस 1। ठीक है, ब्रांचेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, ओनली नोड से हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस निकालनी है। अब यहाँ पर सबसे पहला नोड क्या है,
While counting the total number of nodes, we have to consider the reference node also. तो कई बार ये मिस्टेक हमसे हो जाती है, कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड करते टाइम वो रेफरेंस नोड को काउंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। जितने भी नोड्स प्रेजेंट हो सर्किट में, सभी नोड्स को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड का कंसेप्ट भी आता है, उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो भी नोड्स प्रेजेंट है सर्किट के अंदर, उन सभी नोड्स को आपको काउंट करना है रेफरेंस नोड के साथ। ठीक है, रेफरेंस नोड भी आपको वहां पर काउंट करना है। और दूसरा पॉइंट है, इफ द पोटेंशियल ऑफ एनी नोड इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वी डू नॉट कंसीडर दैट नोड इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन। बिल्कुल सेम टू सेम डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मैश एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर किसी मैश का करंट आपको ऑलरेडी मालूम है, तो उस मैश को आप कंसीडर नहीं करोगे कैलकुलेशन के अंदर। उसी तरीके से नोडल एनालिसिस के अंदर अगर किसी नोड का पोटेंशियल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर सर्किट की कंडीशन ऐसी है कि वो नोड का पोटेंशियल आपको मालूम है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में उस नोड को आप कंसीडर नहीं करोगे यहाँ पर एन के काउंट में। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो वहां पर उस नोड को कंसीडर नहीं करना है आपको। ठीक है, उस नॉन रेफरेंस नोड के पोटेंशियल की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, इसलिए यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन तो आपको ध्यान रखनी है, इसी से टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें मिलेंगी जो कि नोडल में हमें सॉल्व करनी है। चलो, अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल के अंदर फॉर द बिलो गिवन सर्किट फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस टू बी सॉल्व यूजिंग, पहला मैश एनालिसिस और दूसरा नोडल एनालिसिस। इसका मतलब जो ये सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, इस सर्किट के लिए, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए वो आपको पता करनी है। पहले तो मैश एनालिसिस की हेल्प से और दूसरा नोडल एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस से कितनी इक्वेशन चाहिए, पहले तो ये काउंट करेंगे, फिर नोडल एनालिसिस से कितनी इक्वेशन चाहिए वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप दोनों एनालिसिस से जो भी इक्वेशंस यहाँ पर आ रही हैं आपकी, वो आप कैलकुलेट करो। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मैश एनालिसिस का फॉर्मूला आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर से। ओके, तो एक बार इसे सॉल्व करो, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस फाइंड करो, एंड देन you can come to the solution. Okay, so by mesh analysis, सबसे पहले बात करते हैं मैश एनालिसिस से कितनी इक्वेशंस आ रही हैं। मैश एनालिसिस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था b माइनस ऑफ n माइनस वन। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस पता कर सकते हो। पहला केस, व्हेन सिंपल नोड इज कंसीडर्ड। मैंने आपको जब नोड्स और ब्रांचेस के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि सिंपल नोड क्या होता है और प्रिंसिपल नोड क्या होता है। मैंने बताया था कि सिंपल नोड, जो प्रिंसिपल नोड होता है, प्रिंसिपल नोड पर करंट डिवीजन होता है, सिंपल नोड पे करंट डिवीजन नहीं होता। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वहां पर सिंपल नोड फॉर्म होता है, या जब दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट करते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल नोड फॉर्म होता है। जैसे इस सर्किट के अंदर अगर मैं सिंपल नोड को कंसीडर कर लूं, तो चलो नोड्स काउंट करते हैं। पहले प्रिंसिपल नोड काउंट कर लेता हूं। एक ये पॉइंट यहां पर प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, एक यहां पर 2, एक ये पॉइंट 3, एक ये पॉइंट 4, एंड देन ये पॉइंट 5। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये पॉइंट भी तो है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर ही तो हैं। सेम पोटेंशियल पर कैसे? अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, क्योंकि इसे रेफरेंस पोटेंशियल मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसका पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट के इक्वल मान लिया। अब देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के बीच में क्या कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? कोई भी रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर या वोल्टेज सोर्स या कुछ भी आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है? सिंपल एक शॉर्टेड पाथ है दोनों के बीच में, और शॉर्टेड पाथ का मतलब यही होता है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अगर कोई एलिमेंट ही कनेक्टेड नहीं है, तो ना तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, ना ही कोई पोटेंशियल राइज होने वाला है। तो अगर कोई पोटेंशियल का ड्रॉप या राइज ही नहीं हुआ, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नोड्स जो हैं वो सेम ही नोड है। ठीक है,
तो आगे से इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 तो यहाँ पर प्रिंसिपल नोड हो गए, और एक नोड इस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको एक सिंपल नोड मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो यहाँ पर एक नोड फॉर्म हुआ जिसे हमने कहा सिंपल नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए 6। ब्रांचेस कितनी है, 9 है यहाँ पर। और ब्रांचेस भी मैंने कैसे कंसीडर करी है, सिंपल नोड को कंसीडर करके। तो 9 का मतलब एक एक एलिमेंट को आपको यहाँ काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 8 तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक वोल्टेज सोर्स है। तो टोटल ब्रांचेस कितनी होगी, 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना कि ये पूरा सीरीज सर्किट है तो इसको तो मैं एक ब्रांच कंसीडर कर लेता हूँ। वो तब कंसीडर करोगे जब आप सिंपल नोड को कंसीडर नहीं कर रहे हो, लेकिन केस 1 में हम सिंपल नोड को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग ब्रांच मानना पड़ेगा। तो वहां से जब वैल्यू रखेंगे हम इस फॉर्मूला में, तो आंसर आएगा 9 माइनस ऑफ 6 माइनस 1 दैट इज 4। इसका मतलब मैश एनालिसिस से टोटल 4 इक्वेशंस बनेंगी आपकी, अगर आपको इस सर्किट के अंदर चारों मैश करंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब केस 2 है व्हेन प्रिंसिपल नोड इज कंसीडर्ड। इसका मतलब अब आप सिंपल नोड को कंसीडर नहीं कर रहे, ओनली प्रिंसिपल नोड को ही कंसीडर कर रहे हो। तो ये जो नोड है यहाँ पर ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो टोटल नोड्स में से एक कम कर दो, 6 की जगह 5 हो जाएगा। टोटल ब्रांचेस में से एक कम कर दो, 9 की जगह 8 हो जाएगा। EM की वैल्यू फिर से 4 ही आने वाली है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो। आप सिंपल नोड को कंसीडर करना चाहते हो, बिल्कुल करो, आंसर सेम ही आएगा। आप नहीं करना चाहते, प्रिंसिपल नोड से निकालना चाहते हो, तो भी आंसर सेम आने वाला है। बेटर ये है कि आप प्रिंसिपल नोड को ही कंसीडर करके टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस फाइंड करो, ठीक है। क्योंकि ये तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर मैं प्रोवाइड कर दूं, तो सिंपल नोड्स को काउंट करोगे, फिर प्रिंसिपल नोड्स को काउंट करोगे, फिर इक्वेशन में डालोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज प्रेफर द केस 2 व्हेन ओनली प्रिंसिपल नोड इज कंसीडर्ड, ठीक है। तो ये तो हुआ मैश एनालिसिस से। अब बात करते हैं नोडल एनालिसिस की। तो नोडल एनालिसिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आए थे, 1 2 3 4 एंड रेफरेंस 5, ठीक है। ये जो कॉमन नोड था, सिंपल नोड था, इसको मैंने कंसीडर नहीं किया। यहाँ पर आप कंसीडर करोगे ही नहीं, यहाँ पर कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव थे, ठीक है। यहाँ ब्रांचेस का कंसेप्ट इन्वॉल्व था, इसीलिए अल्टरनेटिव ये यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर जो नोडल एनालिसिस में आप EN की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वहां पर आप कॉमन नोड को कंसीडर नहीं करोगे। सो EN इक्वल्स टू 5 माइनस 4 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो टोटल 4 नोडल इक्वेशंस लगेंगी इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बीच बीच में सर्किट्स के सॉल्विंग में आपको काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट्स, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली कोई 2 पॉइंट्स के बीच के वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो ये डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस के जो 2 पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। और जो जनरल फॉर्मूला था पहले पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो वोल्टेज होता है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, वो होता है हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो जैसे अगर ये 5 वोल्ट वैल्यू है, तो ये क्या कैसे निकाली जाएगी, आप VA माइनस VB करोगे या VB माइनस VA करोगे। मैंने आपको बोला था हाइयर पोटेंशियल वो होता है जिसपे प्लस पोलैरिटी शोन होती है। प्लस पोलैरिटी किस साइड है, VA की साइड। माइनस पोलैरिटी किसकी साइड है, VB की साइड। तो हाइयर माइनस लोअर, तो आप लिखोगे VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो VA की वैल्यू आप 7 ले सकते हो और VB की वैल्यू 2 ले सकते हो, तो दोनों का डिफरेंस होगा 5 वोल्ट। या फिर अगर VA की वैल्यू आपने -1 ले ली, तो इसको 5 वोल्ट का ड्रॉप देने के लिए आपको VB की वैल्यू -6 लेनी पड़ेगी, ठीक है।
सो -1 माइनस ऑफ -6 दैट इज +5, ठीक है। और अगर इसको 5 वोल्ट ही ले लिया आपने तो इसको आपको 0 वोल्ट पे लेना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। नेटवर्क के जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सर्किट्स, तो वहां पर काफी काम आने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट है करंट का डायरेक्शन। यहां पर दो करंट के डायरेक्शन मैंने दिखा रखे हैं। एक डायरेक्शन है P से Q की तरफ, एक डायरेक्शन है Q से P की तरफ, ठीक है। तो यहां पर एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैं इस करंट की बात करूं जो P से Q की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन देखो आप, P से Q की डायरेक्शन है, तो इसको मैं बोल रहा हूं IPQ। तो IPQ की क्या वैल्यू होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, तो कौन सा पोटेंशियल हायर होगा? Vx ही तो हायर होगा, क्योंकि ये Vx से Vy की तरफ जा रहा है। तो Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाय R। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R के इक्वल है तो डिवाइडेड बाय R। और अगर मैं इस करंट की बात करूं जो Q से P की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि भाई Vy का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा Vx से, तभी वो Vy से Vx की तरफ जा रहा है। तो मैं वहां लिखूंगा Vy माइनस Vx डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? उन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल पे जिनके बीच में वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होने वाला है। तो ये हुआ आपका दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सर्किट के अंदर इस तरह की ब्रांच आपके प्रेजेंट है, बीच में इस तरह का एक सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स, डीसी सोर्स, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है क्यू से पी की तरफ, ठीक, यानी कि करंट जो है वो माइनस पोलैरिटी में एंटर कर रहा है वोल्टेज सोर्स की और प्लस पोलैरिटी से बाहर निकल रहा है। तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि ये जो वोल्टेज है ये सपोर्टिंग पोलैरिटी में है करंट की, ठीक है। वोल्टेज किस पोलैरिटी में? सपोर्टिंग पोलैरिटी में। और अगर वहीं पर जो करंट का डायरेक्शन है वो P से Q की तरफ हो जाए, यानी कि इस वोल्टेज सोर्स के प्लस टर्मिनल पे वो एंटर करे और माइनस से एग्जिट करे, तो उसे हम कहेंगे अपोजिंग पोलैरिटी। इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स जो है इस करंट के अपोजिशन में है, ठीक है, करंट को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। नोडल एनालिसिस करते वक्त ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया करंट का, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये बार बार काम आएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, करंट की जो भी डायरेक्शन हो उस हिसाब से पोटेंशियल का डिफरेंस लिखोगे और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो चलो, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि बेस्ड होगा नोडल एनालिसिस पे, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1, डेवलप नोडल इक्वेशंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट दिया हुआ है आपको नीचे, ठीक है, वेरियस रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, पोटेंशियल सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। आपको इसकी नोडल इक्वेशंस लिखनी है। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया। प्रोसीजर क्या है? पहले टोटल नंबर ऑफ नोड पता करो कितने हैं सर्किट में। उसके बाद एक नोड ऐसा चूज करो जिसको रेफरेंस ले सको, और रेफरेंस ऐसे नोड को लेना जो कि रेफरेंस लेने पर आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। ऐसे नोड को कभी रेफरेंस नहीं लेते जिससे कैलकुलेशन उल्टा बढ़ जाए। तो जो भी रेफरेंस नोड लो उसे 0 वोल्ट पे रख देना, यानी कि ग्राउंड पोटेंशियल पे रख देना। उसके बाद केसीएल इक्वेशंस लिखोगे हर नॉन रेफरेंस नोड के लिए, और उसको सॉल्व करके आप नोड वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड पता करते हैं कितने। तो एक नोड यहाँ पर है, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा 3, एंड एक नोड ये रहा 4। तो टोटल 4 नोड्स है इनके अंदर, इंक्लूडिंग द रेफरेंस नोड ऑल्सो। यहाँ पर रेफरेंस है ये वाला नोड, जो बिलो लाइन है उस पूरी लाइन को मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दिया गया है ये रेफरेंस पॉइंट आपको। जरूरी नहीं इसको मानो, आप इसको मान लो रेफरेंस, ठीक है। इस नोड को आप इस नोड को रेफरेंस मान लो, आप इस नोड को रेफरेंस मान लो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इजियर अप्रोच यही रहता है कि जो बिलो लाइन का जो पॉइंट होता है, नोड होता है,
उसको रेफरेंस माना जाए तो इजीली कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सेलेक्टिंग रेफरेंस नोड एंड असाइनिंग वोल्टेज एंड करंट फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे लेक्चर की, देखो किसी भी सर्किट के अंदर जब आप नोडल इक्वेशन लिखोगे तो डेफिनेटली करंट का कोई डायरेक्शन अज्यूम करोगे। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हर एक सर्किट में आप आउटगोइंग ही लोगे, नो मैटर व्हाट। भले ही वो करंट इनकमिंग आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा आउटगोइंग करंट मान के चलोगे। ठीक है, आंसर में आपके कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मान लो कि ये I3 करंट मैंने आउटगोइंग माना है, इससे इस नोड से दिख रहा है ना आपको, आउटगोइंग करंट जा रहा है। हो सकता है कि एक्चुअल में इस नोड पर ये I3 करंट इनकमिंग हो, तो अपने आप मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा I3 का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो मुझे ये पता चलेगा कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी ना करंट की, वो गलत है, मुझे डायरेक्शन उल्टा मानना चाहिए था, इसी वजह से मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद आप दोबारा कैलकुलेट करके देख लेना, इसको इनसाइड मान के कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा आउटगोइंग डायरेक्शन मानना है। आउटगोइंग में इसलिए कह रहा हूं, इससे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इस ब्रांच में करंट आउटगोइंग है कि इनकमिंग है, मैं E1 माइनस E2 लिखूं कि E2 माइनस E1 लिखूं। ठीक है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है वो किससे डिसाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। जो पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो अगर तीनों करंट्स को आप आउटगोइंग मान लोगे तो वहां पर ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि आपको E1 माइनस E2 लिखना है या E2 माइनस E1 लिखना है। ठीक है, तो यह सबसे पहले मैंने नोड वोल्टेजेस असाइन करे। पहले नोड का वोल्टेज मैंने E1 माना, दूसरे नोड का E2 एंड तीसरे नोड का E3, और जो ग्राउंड पोटेंशियल है उसे तो मैंने जीरो बोल ही दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर करंट्स असाइन कर दिए। E1 पे 3 करंट मैंने असाइन करे, तीनों के तीनों आउटगोइंग, I1 I2 और I3। मैंने E2 पे करंट्स असाइन करे, तीनों के तीनों करंट्स फिर से आउटगोइंग। E2 से E1 के बीच में जाने वाला करंट मैंने माना I21। E2 से E3 के बीच जाने वाला करंट मैंने माना I23। 23 का मतलब 2 से 3, और 2 से रेफरेंस यानी कि जीरो पोटेंशियल पे जाने वाला मैंने माना 20। ठीक है, उसी तरीके से E3 पोटेंशियल पे 3 करंट मैंने माने, तीनों के तीनों आउटगोइंग। 3 से 2 पे जाने वाला 32, 3 से 1 पे जाने वाला 31, और 3 से 0 पे जाने वाला 30। दिस इज एक्चुअली 30, I30। इस तरीके से आपको करंट्स असाइन करने हैं और वोल्टेजेस यानी कि नोड वोल्टेजेस असाइन करने हैं। अब आप यहां पर नोडल इक्वेशन लिखोगे। तो फॉर नोड 1, पहले नोड के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। जो केसीएल इक्वेशन होती है उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि जो जितने भी करंट्स हैं, चाहे वो इनकमिंग है या आउटगोइंग है, सबका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब I1 करंट को कैसे लिखोगे, I1 करंट आउटगोइंग है, E1 से किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ये E1 से जो ग्राउंड पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली करंट के डायरेक्शन की वजह से हमने ऐसा बोला कि E1 से ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय उस पाथ का रेजिस्टेंस। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में एक सोर्स और प्रेजेंट है जिसकी पोलैरिटी गिवन है। ठीक है, इसका जो प्लस साइन है वो जो करंट है उसको अपोज कर रहा है। अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर करंट का जो डायरेक्शन है उसके सामने माइनस साइन है तो वो सपोर्ट कर रहा है पोलैरिटी को। अगर करंट का जो डायरेक्शन है उसके सामने प्लस साइन है तो वो अपोज करेगा पोलैरिटी को। ठीक है, तो यहां पर अपोज हो रहा है कि सपोर्ट हो रहा है, अगर प्लस साइन है करंट के सामने तो ये इसको अपोज करेगा। तो अपोज के लिए हम इसे माइनस साइन के साथ लिखेंगे। E1 से हम उन सारे पोटेंशियल को सेपरेट करेंगे जो भी इस रास्ते में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो जीरो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तो जीरो को सेपरेट करने का तो मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, उस टर्म को हम लिखेंगे नहीं। और कौन सा अपोज कर रहा है, एक ये E अपोज कर रहा है, तो E1 माइनस E। अगर मान लो यहाँ पर एक और वोल्टेज सोर्स होता है यहाँ पर, ठीक है, और उसकी वैल्यू होती सम EX मान लो, और पोलैरिटी उल्टी होती, जो पोलैरिटी E की है उसकी उल्टी पोलैरिटी होती, तो मैं क्या लिखता, E1 माइनस E
प्लस ई एक्स। प्लस क्यों लिखता? क्योंकि अब उसका माइनस जो पोलैरिटी है वो करंट के सपोर्ट में है। ठीक है, तो आई होप ये पर्टिकुलर टर्म आपको अच्छे से समझ में आई होगी। E1 माइनस ई डिवाइडेड बाय R1, ये हो गया I1 की वैल्यू। उसके बाद I2, I2 कैसे लिखोगे? I2 करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R2। उसके बाद I3 हो जाएगा E1 माइनस E3 डिवाइडेड बाय R5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस अभी हमें सॉल्व नहीं करनी है, अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से नोडल इक्वेशंस लिखी जाती हैं। ठीक है, अब नोड 2 के लिए बात करता हूं। नोड 2 पर 3 करंट्स है आउटगोइंग, I21, I23 एंड I20 इक्वल्स टू 0। तो I21 कैसे लिखोगे? 2 से 1 की तरफ जाने वाला करंट, हाइयर माइनस लोअर। ठीक है, अब मैं E2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो E2 को मैं हाइयर पोटेंशियल ही मानूंगा, क्योंकि I21 जो करंट है वो E2 से E1 की तरफ जा रहा है, तो मैं लिखूंगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस I20 कैसे लिखूंगा मैं? I20 हो जाएगा E2 माइनस 0, क्योंकि इसके अपोज में तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, राइट? अपोज में केवल ये ग्राउंड पोटेंशियल है, तो E2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3। अब आपको बार बार ऐसे जीरो नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सो E2 डिवाइडेड बाय R3 और प्लस ये करंट I23 की वैल्यू किसके इक्वल है? इस करंट के इक्वल ही तो है। यहाँ पर एक करंट सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू स्मॉल i के इक्वल है, और जो इस करंट सोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन I23 की भी है। ठीक है, तो दोनों सेम करंट हुए ना, तो I23 को मैं सिंपली लिख दिया स्मॉल i इक्वल्स टू 0। ये हुई नोड 2 की बात। अब आ जाते हैं नोड 3 पर। I31 प्लस I32 प्लस I30 इक्वल्स टू 0। तीनों करंट्स का सम इक्वल टू 0, तीनों करंट्स आउटगोइंग। I31 हो जाएगा E3 माइनस E1 डिवाइडेड बाय R5। उसके बाद I32 कितना होगा? माइनस आई के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो I32 की डायरेक्शन है वो इस I करंट के अपोजिट है, तो अपोजिट करंट्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस आई एंड प्लस I30 कितना हो जाएगा? E3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R4, या सीधे E3 बाय R4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से नोडल इक्वेशंस लिखी जाती हैं किसी भी दिए हुए सर्किट के लिए। सबसे पहले नोड वोल्टेज असाइन करो, सारे करंट्स को आउटगोइंग मानो। जरूरी नहीं है कि बार बार आप इन करंट्स को अज्यूम करो कि ये I2 है, I3 है, I1 है, ये I21 है, 23 है। कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा था। आपको सीधे नोड वोल्टेजेस सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद सीधे KCL इक्वेशंस लिखनी है इस तरीके से, और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोडल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इन द बिलो गिवन सर्किट फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्ट सोर्स। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर मैंने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है, एक 3V का एक करंट सोर्स है, और जो V जो वोल्टेज है वो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ठीक है, और अब यहां पर आपको पता करना है कि ये जो 2 वोल्ट का सोर्स है ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब इस सर्किट के अंदर अगर आप ध्यान दो, जब आप नोड वोल्टेजेस सेलेक्ट कर रहे होगे तो आप इसका नोड वोल्टेज V1 सेलेक्ट करोगे, इसका V2 सेलेक्ट करोगे, इसका V3 सेलेक्ट करोगे, और इसे ग्राउंड पोटेंशियल पे मान लोगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों में से किसी एक पोटेंशियल की वैल्यू आपको ऑलरेडी सर्किट में दे दी गई है। V2 जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सीधे सीधे आपको दे दी गई है -2 के इक्वल। कैसे? देखो, इस सर्किट के अंदर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं V2 मान लेता हूं, तो यहां से इस ग्राउंड पोटेंशियल से इस नोड पॉइंट तक अगर मैं एक KVL इक्वेशन लिखूं, तो वो KVL इक्वेशन क्या होगी? 0 देन -2 इक्वल टू V2। तो 0 -2 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर एक नोड का पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन था, विच वॉज हिडन इन द क्वेश्चन। आपको ये कैलकुलेट करना था, एक सिंपल सा KVL लगाना था यहां से यहां तक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर कुछ नोड्स के पोटेंशियल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे, पर डायरेक्टली आपसे कहा नहीं जाएगा
क्वेश्चन के अंदर इस सर्किट को देख के आपको पता लगाना होगा कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नोड 1 के लिए बात करता हूं मैं। इस नोड 1 पे अगर मैं केसीएल इक्वेशन लिखूं तो 3 करंट्स मानूंगा मैं आउटगोइंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितने भी करंट मानूंगा वो आउटगोइंग करंट मानने वाला हूं। ये 10 वोल्ट का सोर्स इसके अपोजिशन में है। ठीक है, तो वो मैं लिखूंगा V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 इसका रेजिस्टेंस ब्रांच का। उसके बाद V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2 और V2 है -2 के इक्वल, सो V1 -2 डिवाइडेड बाय 2 ओम्स। ठीक है, और प्लस तीसरा क्या होगा V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। तो ये हुई नोड 1 की बात। इसको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आपको एक इक्वेशन मिलेगी 5V1 माइनस 2V3 इक्वल टू 18। उसके बाद नोड 3 की मैं बात करता हूं। नोड 3 पर नोडल इक्वेशन मुझे लगानी है, तो नोड 3 पर जब मैं नोडल इक्वेशन लगाऊंगा तो वो होगी V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। कौन सा करंट हुआ, इस ब्रांच में जाने वाला, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम के इक्वल है। उसके बाद प्लस 3V। प्लस क्यों बोला मैं, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका करंट आउटगोइंग है और आउटगोइंग करंट को मैंने हमेशा पॉजिटिव माना है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा प्लस 3V एंड प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1। तो V2 की वैल्यू है -2 के इक्वल, सो V3 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करो तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी 2V3 माइनस 4V1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो V वाली टर्म है ये कहाँ गई, तो ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ये जो स्मॉल v की वैल्यू है, अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट्स के अंदर एक बात बताई थी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है उन पॉइंट्स का। ठीक है, पोलैरिटी का ध्यान रखना, पोलैरिटी को मत भूल जाना। यहाँ पर प्लस एंड माइनस की जो पोलैरिटी है उसको ध्यान रखते हुए आपको इस स्मॉल v की वैल्यू रखनी है, किसकी फॉर्म में, V1 और V2 की फॉर्म में, जिससे कि आपको फाइनल इक्वेशन ये मिलने वाली है। ठीक है, सो ये काम आपको खुद करना है, इस v की वैल्यू कैसे पुट करनी है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, V1 और V3 में दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं, स्लोली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा V3 इक्वल टू 41 वोल्ट्स, V1 इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स एंड V2 इक्वल्स टू -2 वोल्ट, जो कि ऑलरेडी पता था हमें। ओके, अब जो ये नोड है, इस नोड पे 3 करंट्स मैंने माने I1, I2 और I3। बेसिकली मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, मुझे फाइंड करना है पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्ट सोर्स। तो पावर के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, तो वोल्टेज तो मेरे पास है, करंट नहीं है। ठीक है, तो इस I1 करंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो KCL अगर मैं लगाऊं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू होता है 0। I1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3, राइट। I2 करंट कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, I2 करंट कैसे निकालोगे, V2 माइनस V3 अपॉन 1, और I3 कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट करो, I2 निकालो, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1, उसकी वैल्यू आएगी -43 एम्पियर्स। I3 निकालोगे, उसकी वैल्यू आएगी -11 के इक्वल, और I1 कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ इन दोनों का एडिशन, जो आ जाएगा 54 एम्पियर्स के इक्वल। अब करंट पता चल चुका है, वोल्टेज की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 54 करंट मल्टीप्लाई बाय 2 वोल्टेज, दैट इज 108 वॉट्स। तो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है ये सोर्स, ये सोर्स डिलीवर कर रहा है टोटल पावर इक्वल टू 108 वॉट्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज प्रॉब्लम नंबर 3। Calculate the power absorbed by 200 milli ohm resistance in the below given circuit। तो एक सर्किट आपको दिया गया है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 200 मिली ओम्स के इक्वल, और आपको पता करना है कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितनी पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, या सीधे हम कह सकते हैं कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ब्रिजेस का कंसेप्ट मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और अगर ब्रिजेस का कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आप मेरे साथ इसका सोल्यूशन देखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, तो उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया है दे कैन सी द सोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये जो सर्किट है यहाँ पर, ये एक्चुअली में एक ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको बनाया इस तरीके से गया है कि ये फिलहाल एक ब्रिज के कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हम इसको रीड्रॉ करेंगे पूरे सर्किट को, तो ये एक ब्रिज की तरह दिखने लगेगा। ओके, कुछ इस तरह का ब्रिज हमें वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि जैसे ये ए पॉइंट है, इस नोड को मैंने ए बोला है, इस नोड को मैंने बी बोला है, इसे सी बोला है और इसे डी बोला है। तो चलिए सर्किट बनाना शुरू करते हैं दोबारा से। जैसे ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस 200 मिली ओम का। तो देखो यहां पर भी ए पॉइंट और बी पॉइंट डी पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है और एक 200 मिली ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ए और बी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये रहा ए और ये रहा बी, उसके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। उसके बाद ए और सी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, ए और सी पॉइंट मैंने ले लिया, उनके बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। और कौन बचा? ओके, डी और सी के बीच में भी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये रहा 4 ओम का रेजिस्टेंस, सी और डी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद बी और डी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये रहा बी और डी जिनके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड लास्ट बी और सी जिनके बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये रहा 8 ओम का रेजिस्टेंस। तो पूरा सर्किट यहाँ पर हमने रीड्रॉ कर लिया, जो जिसने एक ब्रिज की फॉर्म ले ली है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रिज का कंसेप्ट ये होता है कि अपोजिट आर्म्स की जो रेजिस्टेंस वैल्यूज है या इम्पिडेंस वैल्यूज है, उन आर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो इक्वल आ रहा है, तो ये जो मिडिल में ब्रांच कनेक्टेड है इससे फ्लो होने वाला करंट 0 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो 6 इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 4, इक्वल वैल्यू आ रही है 24-24। इसका मतलब ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। इस तरह के ब्रिज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड ब्रिज। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में इस 8 ओम के रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 8 ओम का, इसको हम यहाँ से अगर हटा भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं हटा देता हूं तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देगा मुझे? 8 ओम्स। उसी तरीके से ये 6 ओम का और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे देगा 12 ओम। उसके बाद 8 ओम और 12 ओम दोनों पैरेलल में आ गए, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 इंटू 12 बाय 8 प्लस 12। ठीक है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे देगा 4.8 ओम्स। उसके बाद 200 मिली ओम्स, इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 ओम्स के इक्वल। तो 4.8 प्लस 0.2 और एक 10 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करंट कैलकुलेट करोगे इसके अंदर, तो टोटल जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 10 डिवाइडेड बाय 4.8 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर्स। इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 200 मिली ओम रेजिस्टेंस से? 2 एम्पियर, राइट। तो जो पावर अब्सॉर्ब्ड या डिसिपेटेड पावर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर इंटू आर। तो सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 0.8 वॉट्स। इसका मतलब इस एलिमेंट्स से कितनी पावर डिसिपेट हो रही है? 0.8 वॉट्स के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह के भी जो कंसेप्ट्स हैं वो कई बार इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं सर्किट के अंदर, जैसे ब्रिज का कंसेप्ट है। तो कभी भी इस तरह का सर्किट आपको दिखाई दे तो एक बार आप ट्राई जरूर करना कि इसमें ब्रिज की पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिखाई दे तो एक बार जरूर ट्राई करना कि ब्रिज की कंडीशन बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि नोडल एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोडल एनालिसिस का ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है सर्किट्स के अंदर, मैश एनालिसिस का इतना यूज़ जहाँ तक है नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कंसेप्ट को। और अब कर लेते हैं क्विक रिवीजन इस लेक्चर का। सबसे पहले नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कैसे निकालोगे? n-1 से, जहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट, जिसमें रेफरेंस नोड को आपको कंसिडर करना है
और उस नोड को कंसीडर नहीं करना जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताए। ठीक है, IPQ करंट कैसे निकालोगे, IQP करंट कैसे निकालोगे, हाइयर माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग पोलैरिटी और अपोजिंग पोलैरिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अगर किसी ब्रांच में नोडल लगा रहे हो और बीच में ऐसे वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप हमेशा कैसे मानते हो, जैसे मान लो आउटगोइंग करंट मानते हो हमेशा। ठीक है, तो Q से मैंने आउटगोइंग करंट माना तो ये सपोर्टिंग पोलैरिटी में रहेगा अगर माइनस साइन में एंटर कर रहा है। और अगर P से मैंने आउटगोइंग करंट माना PQ, तो ये अगर अपोजिंग पोलैरिटी में है, इस तरह से प्लस साइन है, तो ये अपोजिंग पोलैरिटी में रहेगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। व्हाइल काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नोड्स वी हैव टू कंसीडर द रेफरेंस नोड आल्सो, जो मैंने अभी बताया। और if the potential of any node is already given in the question, we do not consider that node in calculation of total number of nodal equation. ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों आपको ध्यान रखना है। Okay guys, so thank you very much for watching this lecture. I will see you in the next one. Thank you so much.